यूनिट 3 कॉस्टिंग। यूनिट 3 में बच्चों 3 चैप्टर है। एक कॉस्ट शीट बनाना, सेकंड इंटीग्रेटेड एंड नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट्स बनाना, और तीसरा रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 3 चैप्टर पढ़ने हैं हमको, दोनों प्रैक्टिकल। ठीक है, ये वाला हमारे सिलेबस में थ्योरेटिकल है, बाकी उसमें भी प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन इसका पूछा जाता है, एक क्वेश्चन इसका पूछा जाता है, हमेशा वही कंसेप्ट है। ठीक है, और इसमें से छोटी मोटी थियरी ऊपर नीचे उठा लेते हैं। इस हिसाब से पूछेंगे, आप अपने हिसाब से तैयारी करोगे, आराम से हो जाएगा और बहुत आसान है। शुरू करने से पहले आपका थोड़ा रिवाइज करवा लेते हैं कॉस्टिंग के बारे में। हमको पता है कॉस्ट या फिर एक्सपेंसेस 2 तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट। कैसे एक्सपेंसेस को आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हो? विच कैन बी डायरेक्टली एलोकेटेड टू द प्रोडक्ट, है ना। कोई भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो जिसको आप सीधा सीधा एलोकेट कर सको, देख सको, पता चल सके कि भाई सीधा इसी में गया होगा, उसको हम कहते हैं डायरेक्ट। उसके अलावा बहुत कुछ होता है जो इनडायरेक्ट भी होता है। तो डायरेक्ट के अंदर भी हमको पता है कि मटेरियल होता है, लेबर होता है और एक्सपेंसेस होते हैं। ये हम यूनिट 1 में पढ़े थे, मटेरियल कंट्रोल टेक्निक्स में। डायरेक्ट मटेरियल, हम तो हमेशा कुछ भी हो जाए पेन को पकड़ लेते हैं। इसमें डायरेक्ट मटेरियल पूछे तो आपको क्या होगा? प्लास्टिक दिख रहा है और इंक दिख रही है और उसका ये जो पॉइंट बना है निडल, वो भी दिख रही है। और अरे कलर नहीं दिख रहा क्या? डाई कलर, ये ब्लू कलर, इसको कलर तो है प्लास्टिक में आ जाता है। कलरफुल प्लास्टिक थोड़ी बनाते हैं हम, बाद में कलर कराया जाता है। ठीक है, तो कलर वो सब चीज़ें डायरेक्ट दिख रही है, उसको हम कहते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। बट इसके मशीन के अंदर ऑयल ग्रीस लगा होगा वगैरह वगैरह, वो इसमें तो कहीं ऑयल और ग्रीस तो है नहीं, तो वो डायरेक्ट नहीं है। वो वाले मटेरियल को हम इनडायरेक्ट में कंसिडर करते हैं। ठीक है, लेबर की बात करें तो जो वर्कर्स होते हैं जो डायरेक्टली इसी प्रोडक्ट के लिए काम करते होते हैं, उनके वेजेस जो होते हैं वो हम एलोकेट कर सकते हैं इसके प्रोडक्ट के अंदर। सही है, बट उस वर्कर्स के ऊपर सुपरवाइजर, मैनेजर्स हो गए, वो सब सिर्फ एक ही प्रोडक्ट पे फोकस करते हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो उनके जो वेजेस है वो हम इनडायरेक्ट मान सकते हैं। ठीक है, एक्सपेंसेस भी है बहुत सारे जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते हैं। जैसे रॉयल्टी यूज़ की हो, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है, क्योंकि कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए हमको किसी को रॉयल्टी देनी पड़ रही हो तो डायरेक्ट एक्सपेंस ही आएगा, सीधा उसी के लिए आ रहा है इसीलिए। ठीक है, और इनडायरेक्ट में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को आपको पता है हम बोलते थे ओवरहेड्स। ये यूनिट 1 की आइटम थी, ये यूनिट 2 में आया था, और ये भी ओवरहेड्स भी यूनिट 2 में आप पढ़ चुके हो। ठीक है ना। ओवरहेड्स को मेजोरिटी आप 3 तरह के ओवरहेड्स में एलोकेट कर सकते हैं। 3 टाइप्स ऑफ ओवरहेड्स कैन बी देयर। कौन से? जो एक आप पढ़े हो सबसे ज्यादा इस चैप्टर के अंदर, उस ओवरहेड का नाम क्या था? याद करो ना, प्रोसेस पता चलेगा। फैक्ट्री ओवरहेड बोल लेते थे हम उसको। क्योंकि प्रोडक्शन ओवरहेड बोलो, फैक्ट्री ओवरहेड्स बोलो। फिर दूसरा हो सकता है एडमिनिस्ट्रेटिव, या फिर हम उसको ऑफिस ओवरहेड भी बोलते हैं। उसके बाद लास्ट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन
ओवरहेड्स बोलते हैं। ठीक है, 3 तरह के मेजर क्लासिफिकेशन होते हैं ओवरहेड के अंदर। बट ओवरहेड में तो हमको पता है हर तरह के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। मतलब इसमें भी आप कहोगे तो इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री में भी तीनों चीज हो सकती है। वैसे ही एडमिन ऑफिस में भी इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सब हो सकते हैं। वैसे ही सेम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी तीनों इनडायरेक्ट अलग 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 हो सकते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ों को आप मिला दो तो मिल जाएगा क्या आपको, टोटल कॉस्ट। सिंपल है, ये सब मेरी कॉस्ट ही तो मैंने बांटी। आप मटेरियल की कॉस्ट ले लो, आप लेबर की कॉस्ट ले लो, आप एक्सपेंसेस की कॉस्ट ले लो। पहले ये तीनों को मिलाओ, हम कुछ बोलते थे इन तीनों को मिला के प्राइम कॉस्ट। आपको कुछ पूछा था, कुछ लोग प्राइम कॉस्ट टिक करके आए थे एग्जाम में, याद है कि कन्वर्ट मटेरियल को कन्वर्ट जब करते हैं फिनिश प्रोडक्ट में, इन बिटवीन की कॉस्ट को क्या बोलते हैं, ऐसा सवाल था। कन्वर्जन कॉस्ट बोला जाता है, वो इन दोनों की कॉस्ट को बोला जाता है खाली। ये दो जुड़ेंगे तो कन्वर्जन। तो हमने मटेरियल को कन्वर्ट करना है, मटेरियल भी ले लिया, ऐसा कर दिया, पढ़ा नहीं और कुछ नहीं, बाकी सब ठीक है। प्राइम कॉस्ट सुना है ज़्यादा बार तो फिर वही लगोगा, उस हिसाब से गाड़ी चल जाती है हमारी। तो इन तीनों को मिलाओगे प्राइम कॉस्ट होगी। प्राइम कॉस्ट के अंदर मैं फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करूंगा, मैं एडमिन ऑफिस ओवरहेड ऐड करूंगा, मैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड भी ऐड करूंगा। सब ऐड करेंगे, मेरे को टोटल कॉस्ट मिल जानी। मेरे पास शायद सेलिंग प्राइस हो पहले से तो फिर मैं प्रॉफिट भी निकाल सकता हूँ, या फिर प्रॉफिट हो तो मैं सेलिंग प्राइस भी निकाल सकता हूँ। इस तरह से कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बनता है। नहीं, इस तरह से नहीं, सीधा बनेगा। ठीक है, स्टेटमेंट बनेगा, सभी कॉस्ट को ऐड करना है, पर उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जिस हिसाब से हम उसको बनाएंगे। मेरे पास जगह वैसे तो है ही, बनाते हैं साइड पे। ठीक है, कॉस्ट शीट किसी भी कंपनी की हो, उस कंपनी का नाम पहले लिख देंगे, फिर कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, वो तो हम रेगुलर करते हैं। सबसे पहले हमको इस कॉस्ट को अरेंज करना पड़ता है। शुरुआत ही हम इधर से करेंगे, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस। बट मटेरियल के अंदर हम लिखेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। कंज्यूम्ड का मतलब यूज्ड। ये मेरे को ढूंढना हो, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, हाउ वी कैन फाइंड आउट, बताइए। ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले किसका, रॉ मटेरियल का। ऑसम, परचेज किया होगा रॉ मटेरियल, वो भी। क्लोजिंग तो हम सॉरी माइनस तो करेंगे ही, बट उससे पहले कुछ परचेज रिलेटेड एक्सपेंसेस भी होंगे ना, जैसे कि कैरेज इनवर्ड हो गया, फ्रेट हो गया, लोडिंग अनलोडिंग हो गया, वो सब भी तो उसी के एक्सपेंस है, वो इसमें ऐड करेंगे हम। सही है। उसके बाद माइनस करते हैं हम कुछ, हमारे पास अगर परचेज रिटर्न हो तो वो भी इधर ही उड़ा देंगे, वो नेगेटिव फिगर। फिर क्लोजिंग स्टॉक तो आएगा ही, क्लोजिंग स्टॉक वो माइनस कर देंगे। मतलब उतना मैंने यूज नहीं किया इसलिए हम डिडक्ट करते हैं, और क्या, कंज्यूम ही नहीं किया तो फिर डिडक्ट ही करेंगे। इसके अलावा अगर स्क्रैप हो, स्क्रैप ऑफ क्या, बट स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल हमने बेच दिया हो तो उसकी फिगर भी इसमें से डिडक्ट होती है। बट स्क्रैप ऑफ व्हाट, रॉ मटेरियल। देखो स्क्रैप दो तरह के हो सकते हैं, एक तो रॉ मटेरियल आया उधर ही स्क्रैप हो गया, वो बेकार हो गया, मेरे को डायरेक्ट बेच देना। उसके बाद उसी रॉ मटेरियल को मैंने प्रोसेस में डाला, फैक्ट्री में डाला, फिर प्रोसेस के थ्रू, प्रोसेस के दौरान कुछ स्क्रैप हुआ है तो वो फिर फैक्ट्री में जाता है। समझ में आ रहा है, क्योंकि उसके ऊपर प्रोसेस बढ़ चुका है, आगे बढ़ चुके हम, तो वो फैक्ट्री में जाएगा। इधर कौन सा स्क्रैप आएगा, सिर्फ रॉ मटेरियल बेचा होगा उसी का। ये सब माइनस करने के बाद जो फिगर आएगी वो होगा मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। सही है, रिवाइज ही हो रहा है एक्चुअली, देखा जाए तो पता ही है, ये सब करते हैं, बड़ी बात है नहीं। ये इतना आसान है ना कि बच्चे 15 में से 15 तो आराम से लाते हैं, उतने तो आएंगे ही आएंगे। जैसे 3 चैप्टर है, ये इधर भी काम आता है, अगर ये नहीं पढ़ा तो ये हो ही नहीं सकता।
इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमको करना क्या है, रिकंसिलेशन कॉस्ट शीट का और P&L का, तो कॉस्ट शीट तो चाहिए ना उसके लिए, उसके बिना कहाँ से रिकंसिलेशन करोगे आप? सही है, कोई बात नहीं, उसकी बात बाद में, अभी तो हम कॉस्ट शीट पे ही रुकते हैं। सबसे पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम, उसके अंदर डायरेक्ट लेबर लिखो या वेजेस लिखो, एक ही बात है बच्चों। लेबर या वेजेस का मतलब मजदूरी नहीं होता हर बार, ठीक है। कोई भी पैसा जो इंसानों को दिया जाए कंपनी में काम करने के लिए, वो सब लेबर में आ जाता है। फिर वो इंसान फिर जनरल मैनेजर भी हो सकता है, इट्स ओके, ठीक है, वो भी लेबर में कवर हो जाता है, बट वो कहाँ जाता है, यहाँ नहीं जाता, बस और कुछ नहीं। समझ में आ रहा है? तो डायरेक्ट वेजेस ऐड करेंगे, फिर हमारे पास डायरेक्ट टाइप के एक्सपेंसेस हो वो भी ऐड कर देंगे। तीनों को ऐड किया, हमको पता है कुछ मिलने वाला है, विच इज माई प्राइम कॉस्ट, ठीक है। अभी जब हम ऐड करने चलेंगे उसके आगे इसी सीरीज में ऐड करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले फैक्ट्री के ओवरहेड, प्रोसेस ही चल रहा है। देखो रॉ मटेरियल आया, फैक्ट्री में डालेंगे, प्रोसेस होगा, है ना, प्रोसेस होके गुड्स बनेगा, तब तक साथ में एडमिन वर्क भी होता है कई सारा, तो वो एडमिन के ओवरहेड उसके साथ साथ चलेंगे, उसके बाद भी चलते हैं, साथ भी चलते हैं, और वो जब तक खत्म नहीं होगा तब तक मेरे सेलिंग के एक्सपेंसेस होते नहीं। प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाने के बाद ही सेलिंग आता है, इसीलिए हम वन बाय वन उसको ऐड करते जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले फैक्ट्री ओवरहेड, इसमें मुझे ऐड करना है फैक्ट्री ओवरहेड्स। जैसे कि एग्जाम्पल कोई दे सकते हो आप तो बताइए। पहले तो इनडायरेक्ट वेजेस आ सकता है, कोई इनडायरेक्ट मटेरियल आ सकता है, जैसे ऑयल ग्रीस बोला था मैंने, वो मटेरियल ही है। सिक्योरिटी फैक्ट्री का होगा, आएगा, चलो ठीक है, बट वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट का हो ना हो वो मुझे नहीं पता अब तक, बट पूरी फैक्ट्री का होता है तो उसको भी फिर एलोकेट करना पड़ता है, वो बात की बात है। फिर इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, ये वो निकालो ना, और क्या डेप्रिसिएशन लाओ, कम थोड़ी है चीज़ें, सब कुछ आएगा। समझ में आ रही है क्या क्या बात इधर होने वाली है? कहाँ तक, जब तक गुड्स प्रोड्यूस नहीं होता तब तक की कॉस्ट इसमें आती है। तो हम ज़्यादा लिखते नहीं इसमें, एक दो आइटम लिख देते हैं, जैसे कि रेंट ले लो, फिर इलेक्ट्रिसिटी ले लो, फिर हम थोड़ा इनडायरेक्ट वेजेस लिख देते हैं, फिर हम साथ में इनडायरेक्ट मटेरियल भी लिख देते हैं, और बाकी सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो फैक्ट्री रिलेटेड होंगे वो इधर आएंगे। सही है, वो चलता रहेगा एटसेट्रा। वो होगा तो मैं उसमें ऐड कर दूंगा। हाँ बट ये सब तो प्लस होंगे, ये सब तो जरूर प्लस होंगे, बट इसमें से एक चीज़ माइनस भी होती है। जो स्क्रैप रॉ मटेरियल का था वो तो इधर डिडक्ट हो जाएगा, बट जो स्क्रैप मेरा फैक्ट्री में प्रोडक्शन करते वक्त हुआ वो स्क्रैप इधर से डिडक्ट होगा। समझ में आ रहा है? अभी वो बड़ा बड़ा नहीं लिख रहा, बट खाली लिख देते हैं हम स्क्रैप सोल्ड, बट ये फैक्ट्री वाला ना के रॉ मटेरियल वाला, वो खाली याद रखना, क्योंकि ये चीज़ ऊपर नीचे कर देते हैं बच्चे कई बार, क्योंकि दोनों साइड आती है ना आइटम। स्क्रैप सुन के हम बैग जाते हैं मतलब मजा आ जाता है ऐसा कि यस ये तो आता है, लिख डालते हैं। जिसमें ज़्यादा मजा आता है ना उधर ही गलती होती है। जो आप करके आए हो, इसी बात में अभी डिस्कशन किया हमने, आपको आता था फिर भी गलत करके आए, क्यों? एक्साइटमेंट भारी पड़ जाता है कभी कभी, ठीक है। एक ही चीज़ बचाती है, स्थिरता जो तो अभी बहुत टाइम है, लोगों की 60 साल के बाद भी नहीं आती, हमारी कहाँ है ना। तो फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर दिया हमने, उसके बाद कुछ फिगर आएगी, इसको हम कहते हैं, वो पहला स्टेशन था, दूसरा स्टेशन आया, इसको हम कहते हैं ग्रॉस फैक्ट्री, हाँ ओवरहेड तो गया, अभी आया वो कॉस्ट, इसको हम कहते हैं ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। ग्रॉस क्यों लिखा? क्योंकि अब तक नेट नहीं हुआ, नेट करना पड़ेगा ग्रॉस में से। आपको पता है बॉस, रॉ मटेरियल तो हमारे पास होता है, उस रॉ मटेरियल को हम प्रोसेस में डालेंगे तो वो क्या बोला जाता है? सुना ही नाम है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में तो ये भी आता था, ठीक है। वर्क इन प्रोग्रेस कंप्लीट होने के बाद बनते हैं FG,
फिनिश गुड्स FG बोले, सब सोचे क्या बोल रहे हैं सर। फिनिश्ड गुड्स मैं आपकी भाषा में बोलने की कोशिश कर रहा था। JSK, JMD, जय श्री कृष्ण, जय माता दी वगैरह वगैरह शॉर्ट में नहीं लिखते ना। तो बस हम गुड्स प्रोड्यूस करने जा रहे हैं, अभी बनने वाला है, फैक्ट्री में डाल चुके हैं, तो इसकी भी इफेक्ट देनी पड़ेगी। सिर्फ कॉस्ट ऐड कर देने से टोटल कॉस्ट नहीं मिलती। ये जो ओपनिंग स्टॉक जो होगा मेरा WIP का, वो पहले बनेगा ना, तो उसकी कॉस्ट भी लूंगा मैं। याद करो ना, मैन्युफैक्चरिंग में क्या करते थे, ओपनिंग स्टॉक ऐड करते थे, क्लोजिंग स्टॉक माइनस करते थे। क्यों ऐसा? क्योंकि ओपनिंग स्टॉक पहले बनेगा, फिर ये रॉ मटेरियल एंटर होगा। पिछले साल का जो मेरा क्लोजिंग स्टॉक होगा WIP का, वो करंट ईयर का ओपनिंग होगा। पहले वो जो रास्ते में है वो पहुंचेगा ना, फिर वो दूसरा निकल के उस रास्ते तक आएगा। ठीक है, तो पहले मुझे इसके साथ साथ ऐड करना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, पता है आपको, ठीक है, समझ जाओगे आप। WIP वो ऐड किया जाएगा, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, उड़ा दो। इसके बाद एक फिगर आएगी विच इज कॉल्ड एज नेट फैक्ट्री कॉस्ट। पर हमारे वहाँ जनरली ये ग्रॉस नेट का कंसेप्ट नहीं चलाते ये लोग, डायरेक्ट सीधा नेट पे ही आ जाते हैं। फैक्ट्री के अंदर डायरेक्ट ये ऐड कर दो, ये माइनस कर दो, नेट आ गई, बात खत्म। बट हाँ, एक्चुअली ग्रॉस और नेट दोनों लिखा जाता है कि विदाउट WIP मेरी कॉस्ट क्या हुई और विथ WIP मेरी कॉस्ट क्या हुई। जानना होता है कंपनी को, डिफ्रेंशिएट करने में पता चलेगा कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अभी कितनी बैंड बजा रहे हो। सही है, पता चलना चाहिए, इसीलिए ग्रॉस और नेट हम अलग अलग लिखते हैं। बट अगर एग्जाम्पल में WIP है ही नहीं तो जो आएगा सीधा नेट ही आना है। समझ में आ रहा है? WIP अगर हो ही नहीं, ना ओपनिंग ना क्लोजिंग, तो ग्रॉस और नेट का कोई मतलब बनता नहीं। जो ये फिगर आएगी वही सीधी नेट फैक्ट्री कॉस्ट हो जाएगी। गॉट इट? ये काम खत्म हो गया। साथ साथ में हमने ये भी ले लिया क्योंकि माल बनने वाला है, बन गया शायद, ठीक है। बट साथ साथ में ये खर्चा भी होता है। माल जब आप फैक्ट्री में माल बनाते हो तो साथ साथ में वो अकाउंटिंग वाले वो सब चीज़ें भी उसी में कवर हो जाती है, ठीक है। तो अभी इसकी बारी आती है, इसमें हम ऐड करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर ऑफिस ओवरहेड्स। एग्जाम्पल दे सकते हो? सेम चीज है बट ऑफिस की। डेप्रिसिएशन ऑफिस बिल्डिंग का, डेप्रिसिएशन ऑफिस में यूज होने वाले इक्विपमेंट्स का, जेरोक्स मशीन, कंप्यूटर्स वगैरह वगैरह होता है। सैलरी इधर ही आता है। सिर्फ वेजेस लिखा हो तो हम ऊपर लिखते हैं, आपको पता है, और सैलरी आई तो एडमिन में लिखोगे। बट स्पेसिफिकली देख लेने का, नीचे एडजस्टमेंट में कुछ दिया भी हो सकता है। सैलरी तो आ ही जाएगी, और इसमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जादू नहीं होता। आप पढ़ते जाओगे, जनरल एक्सपेंसेस वगैरह वगैरह, स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, वो सब चीज़ें सिर्फ इधर ही होती है। प्रिंटिंग, स्टेशनरी, एक्सपेंसेस। देखो, हम चाहे तो इधर लिस्ट बना सकते हैं बट हम नहीं बना रहे। रीज़न एग्जाम्पल में देख के पता चलेगा कौन सा एक्सपेंस कहाँ जाता है। सब रट्टा मारने नहीं बैठना, आपको खाली क्लासिफिकेशन करना आना चाहिए कि इधर कौन सा जाएगा, इधर कौन सा जाएगा, और वो आपको आता ही है, बचपन से सीख के आए हो, ठीक है। टेंशन ही नहीं है हमको। तो ये जो भी होगा ऐड कर देने के बाद कुछ आएगा, जो आएगा उसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जितना माल हमने बनाया उसकी कॉस्ट। अभी करंट ईयर में जितना प्रोडक्शन हुआ इसकी कॉस्ट होगी ये, एडमिन ऐड करने के बाद। सिर्फ प्रोडक्शन वर्ड इसीलिए तो यूज किया है, बेचा नहीं है। जैसे बेचने की बात करेंगे, कहाँ गया, ये भी आ जाएगा। सही है। अब तक सिर्फ गुड्स बनाने की कॉस्ट हुई मेरी इतनी। इसको हम कंपेयर कर सकते हैं प्रीवियस ईयर के डेटा के साथ, सही है ना। तो पता चलेगा कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पहले कैसी हुई थी, अभी कैसी हुई। आर यू गेटिंग? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाने के बाद माल बन गया ना। जैसे बन गया, ये लोग इंतजार कर रहे हैं हमारा, FG वाले,
ठीक है, बनाऊंगा उससे पहले जो प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग होगा वो करंट ईयर का ओपनिंग में वेट कर रहा होगा ना, ओपनिंग ऑर्डर्स ऑफ फिनिश गुड्स, बोलेगा मेरे को पहले चांस दो बिकने का, ठीक है ना, तो पहले वो बोलेगा मेरे को पहले बेचो, और करंट ईयर में शायद कुछ बच भी जाएगा। सही है, ओके। फिर हम फिनिश गुड्स की इफेक्ट देने जा रहे हैं, ऐड ओपनिंग स्टॉक of finished goods less closing stock of finished goods। इसके बाद कुछ आइटम आएगी which is called as cost of goods सोल्ड। एग्जैक्टली वर्ड अभी यूज किया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये क्या मिला था? एग्जैक्टली मैंने करंट ईयर में मान लो कि 1000 यूनिट बनाए हैं, तो ये जो कॉस्ट आई मेरी, वो जगह बना ले थोड़ी, इधर आरएमसी रामसी को इधर ले लेते हैं। अगर मैंने टोटल 1000 यूनिट बनाए तो ये 1000 यूनिट बनाने की कॉस्ट होगी। सही है, ये एग्जैक्टली जो मैंने मैन्युफैक्चर किया ये उसकी कॉस्ट है। और उसके बाद मैंने ओपनिंग स्टॉक ऐड किया, मान लो ओपनिंग स्टॉक था मेरा 100 और क्लोजिंग स्टॉक था मेरा 150, ठीक है, तो मैंने 100 की कॉस्ट इधर ऐड की और 150 की कॉस्ट इधर माइनस कर दी। समझ में आ रहा है? तो बचा कितना? 950। तो ये 950 मैंने क्या किया होगा? बेच दिया होगा, और जो मैंने बेचा उसको बनाने की कॉस्ट ये रही। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? एग्जैक्टली 1000 बनाए तो 1000 बनाने की कॉस्ट ये रही। मैंने बेचे 950 तो 950 जो बेचे उसको बनाने की कॉस्ट ये रही। उसको बेचने की कॉस्ट नहीं बोला मैंने, उसको प्रोड्यूस करने की कॉस्ट बता रहा हूँ। ये भी है ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बट किसका? गुड्स सोल्ड जो किया उसका कॉस्ट है। समझ में आ रहा है? तो 1000 की कॉस्ट यहाँ है, 950 की कॉस्ट यहाँ है, तो इधर से इधर आते होते चेंज हो गया है। इधर 1000 था, इधर 950 है। अभी इसके आगे जो गाड़ी चलेगी ना वो 1000 के ऊपर नहीं चलती, अभी इसके ऊपर ही चलेगी, क्योंकि इतना बेचा है। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस भी किस पे लगेगा? वो 1000 पे नहीं लगा सकते आप। सिंपल लॉजिक है। 1000 बनाए तब तक का कॉस्ट मैंने 1000 के ऊपर बांट दिया, पर उसके बाद जो नए सेलिंग वाला एक्सपेंस आने वाला है वो तो जितने गुड्स बिके उसी पे एलोकेट कर सकते हो आप। सही है। तो जो 950, अभी इसके नीचे जो गाड़ी चलेगी वो 950 वाली चलेगी, ऊपर 1000 वाली चलती है। ठीक है, कोई नहीं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिला, इसको थोड़ा नीचे ले ले, इसके समांतर रेखा में। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद एक ही आइटम बची है, एड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। एग्जांपल दे सकता है कोई? एडवर्टाइजिंग, सेकेंडरी पैकिंग मटेरियल, सही है। फिर ट्रांसपोर्टेशन, कैरेज आउटवर्ड जैसा होता है वो। फिर सेल्समैन सैलरी, कमीशन, वो डिलीवरी वैन का डेप्रिसिएशन हो तो वो भी आ जाएगा। ट्रक का डेप्रिसिएशन, ट्रक तो नहीं आती, डेप्रिसिएशन आता है। समझ में आ रहा है? ठीक है। इसमें आप अब तक देखोगे ना सिर्फ कॉस्ट आइटम्स आती है, नॉन कॉस्ट आइटम एक भी नहीं आती। बताते हैं, पहले इसको फिनिश कर दे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस इसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है, फिर कुछ फिगर आएगी। हम आखिरी पड़ाव पे पहुंच रहे हैं और हमारा बोर्ड भी खत्म हो रहा है। ओके, कॉस्ट ऑफ सेल्स कहते हैं इसको। अभी फाइनली कॉस्ट ऑफ सेल्स, जो माल मैंने बना के बेचा ये उसका खर्चा है ना। ये जो माल मैंने बेचा उसका प्रोडक्शन का खर्चा है। ये जो माल मैंने सेल किया उसका बेचने का खर्चा हो गया। ये बनाने का खर्चा है, ये बेचने का खर्चा। समझ रहे हो? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो गुड्स सोल्ड हुए उसकी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ये रही। कॉस्ट ऑफ सेल्स, मैंने जो गुड्स सोल्ड किए उसकी सेल्स की कॉस्ट, बेचने की कॉस्ट ये हो गई। अलग अलग होती है दोनों, क्योंकि एस एंड डी बीच में ऐड हो गया है। ऑल गुड? ठीक है।
ये मैं एक अभी तो नीचे लेके आया था, वापस और नीचे चला गया, अजीब है। ठीक है, ये हो गई कॉस्ट ऑफ सेल्स। अभी फाइनली टोटल कॉस्ट मुझे मिली जो माल मैंने बेचा उसकी। अभी इसके अंदर अगर मेरे पास प्रॉफिट है तो हम प्रॉफिट ऐड कर देंगे, या फिर सेलिंग प्राइस है तो सेलिंग प्राइस लिखेंगे। नीचे सेल्स आएगा, मेरे पास जगह नहीं है तो इधर जुगाड़ करता हूँ सेल्स। अगर सेल्स हो, सेल्स में से ये कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करो, प्रॉफिट मिल जाएगा। या फिर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट ऐड करो, सेलिंग प्राइस मिल जाएगी। समझ में आ रहा है? कॉस्ट शीट एक बार रिवाइज कर ले। सबसे पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, फिर डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट लेबर, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीनों डायरेक्ट ऐड करो, हमको मिलेंगे प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के बाद हम फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करते हैं। ठीक है, फैक्ट्री रिलेटेड खर्चे उसमें आएंगे। एक चीज याद रखनी थी, उसमें स्क्रैप सोल्ड जो होता है वो माइनस करना पड़ेगा। वो करने के बाद हमको मिलेगी ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर हम ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस ऐड करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस माइनस करेंगे, तो हमको मिलेगा नेट फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं एडमिन ओवरहेड के पास। एडमिन ओवरहेड ऐड करेंगे, उसमें ऑफिस रिलेटेड खर्चे होते हैं जिसमें हमने 2-3 एग्जांपल भी लिखे हैं, सैलरी, फिर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, और आप मन भाए वो सब ऐड करते रहना, मतलब उसके रिलेटेड। वो ऐड करने के बाद मुझे मिल जाता है क्या? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलता है, मतलब अभी मैंने जितने गुड्स प्रोड्यूस किए उसके बनाने का खर्चा है। ठीक है, उसके बाद जो बनाया वो बेचने के मूड में हम रहेंगे, तो जब बेचने के मूड में रहेंगे ये लोग बोलेंगे मेरे को पहले बेचो। कहाँ गया? ये रहा, क्योंकि वो ओपनिंग स्टॉक पिछले साल का पड़ा होगा, तो ओपनिंग स्टॉक को ऐड किया जाएगा, उसकी कॉस्ट को, और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस किया जाएगा। बाद में जो मुझे मिलेगा वो मिलेगा COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, मतलब मैंने जितना गुड्स बेचा उसके बनाने का खर्चा, ये रहा प्रोडक्शन का खर्चा। उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, एक्चुअली बिकती है चीज़ें तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस उसमें ऐड हो जाएंगे, जैसे कि एडवर्टाइजिंग हो गया, सेल्समैन कमीशन हो गया, बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंसेस हो गए, जितने भी हो सकते हैं वो सब उसमें आ जाएंगे। ऑल गुड। वो ऐड करने के बाद जो मुझे मिलता है वो होता है कॉस्ट ऑफ सेल्स, मतलब जो माल बेचा उसके बेचने तक का हर खर्चा उसमें ऐड हो गया। उसके बाद लास्ट में प्रॉफिट ऐड करके सेलिंग प्राइस मिल जाएगी, या फिर सेलिंग प्राइस पहले से होगी तो मुझे प्रॉफिट पता चलेगा। तो ये जो प्रॉफिट पता चलेगा मेरे को कॉस्टिंग के कंसेप्ट के हिसाब से मिला हुआ प्रॉफिट है। कॉस्टिंग के कंसेप्ट से हिसाब से मिला हुआ प्रॉफिट है। इसमें आपने सुना कभी कि मैंने बेड डेप्ट की एंट्री की, मैंने प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट कहीं भी कुछ भी मैं एक भी बार बोला नहीं। मैंने बोला कि इंटरेस्ट ऐड किया, कहीं मैंने माइनस किया, वो सब P&L में होता है ना, ये सब चीजें P&L में होती है, बट कॉस्ट शीट में नहीं होती। वो सब को नॉन कॉस्ट आइटम्स कहा जाता है। ठीक है, जो मेरी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग के कंसेप्ट में घुसती नहीं है, वो एक भी कॉस्ट आती नहीं है, एक भी प्रोविजंस आता नहीं है, एक भी रिजर्व्स आती नहीं है। डेप्रिसिएशन तो आएगा क्योंकि वो तो है खर्चा है। ठीक है, फिर इनकम टैक्स कॉस्ट नहीं आता, इंटरेस्ट कॉस्टिंग के कंसेप्ट में नहीं आती, उनको नॉन कॉस्ट आइटम कहा जाता है, क्योंकि गुड्स बनाने के लिए इनकम टैक्स नहीं पे करना पड़ता। बना के जब बेचोगे उसके बाद आएगा, जब बनाएंगे P&L तब, तो इधर तो नहीं आएगा। हमारा काम तो क्या था कि कितना बना के बेचा उसकी कॉस्ट बताओ, खत्म। ठीक है, उसमें इनकम टैक्स को भी नहीं लिया जाता। मैंने 3-4 नाम तो बोल दिए। कोई बेड डेप्ट नहीं आएगी, ना कोई तरह की प्रोविजन नहीं आती, कोई भी तरह का रिजर्व्स नहीं आता, इंटरेस्ट, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस एक भी नहीं आते, ना इंटरेस्ट, ना बैंक चार्जेस, ना कुछ। ठीक है, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नहीं है, वो फाइनेंसिंग कॉस्ट। समझ में आ रहा है? उसके बाद एक और बात बताई थी, टैक्सेशन। टैक्स की कोई भी आइटम इसमें ऐड नहीं होगी। समझ में आ रहा है? पक्का। उन सबको क्या कहा जाता है? नॉन कॉस्ट आइटम। एग्जाम्पल में पढ़ के ही आपके दिमाग में चमक जाएगी कि नॉन कॉस्ट आइटम कौन सी होती है। चलो मान लो एक बात आती है इधर, जैसे P&L में करते हैं ना, जैसे रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, इसमें आपको याद होगा आउटस्टैंडिंग प्रीपेड की इफेक्ट आती है P&L में। अगर आउटस्टैंडिंग मतलब क्या, चुकाना बाकी है, बट है तो करंट ईयर का और है तो कॉस्ट, तो आउटस्टैंडिंग होगा तो मैं इसमें ऐड करूंगा कि नहीं करूंगा? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। नहीं, क्यों नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। मेरा भाड़ा तो लगाया ना, मुझे नहीं लगा ऐसा थोड़ी है। चुकाया नहीं वो अलग बात है। मैंने ऐसा थोड़ी बोला कि इसमें कैश आइटम आती है, नॉन कैश नहीं आती। आप तो नॉन कैश के हिसाब से सोचने लगे, तो फिर डेप्रिसिएशन भी नहीं आता। नहीं, कॉस्ट आइटम और नॉन कॉस्ट आइटम की बात हो रही है। रेंट आउटस्टैंडिंग इज माई कॉस्ट, बट प्रीपेड रेंट होता, दैट इज नॉट माई कॉस्ट ऑफ दिस पीरियड। वो कॉस्ट है। नेक्स्ट, एडवांस दिया, दैट मीन्स व्हाट?
अगले साल का दे दिया होगा तो वो अगले साल में गिनेंगे, अभी नहीं। तो इसमें आउटस्टैंडिंग्स आते हैं बट प्रीपेड नहीं आते। समझ में आ रहा है? एडवांस रिसीव्ड कुछ नहीं आएगा। अरे रिसीव्ड की बात तो छोड़ो, इनकम तो वैसे भी कहाँ, एक लौती इनकम तो है सेल, और 2 इनकम थी, एक इधर माइनस की हमने, एक इधर माइनस करी, दोनों भंगार। सही है, दोनों स्क्रैप ही है, मतलब स्क्रैप बेचा वो इनकम ली और एक इनकम ली सेल, बात खत्म। और कोई इनकम होती नहीं, क्योंकि हमारा काम तो कॉस्ट शीट बनाना है, इनकम को ढूंढना काम। तो उतना थोड़े बहुत कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं कैसे बनाएंगे। इसी तरह से हमारी कॉस्ट शीट बनती रहेगी और आप आगे बढ़ते रहोगे और मार्क्स आते रहेंगे। और